बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और इस वक्त हल्का पी के 43 जो बड़ा इंतहाई ख़ास है और गलियात की बात करें और इस हल्के की बात करें तो इसमें इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग सी छिड़ी चुकी है। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से हट कर मैं इनकी शख्सियत की बात करूँ तो ये अपना एक ऐसा नाम और मकाम रखते हैं कि जिसमें एतबार भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें इखलाक भी है। और सबसे बड़ी बात कि इनके हल्के के अंदर अगर सियासी जमात का जिक्र करें और इनकी ज़ाती शख्सियत का जिक्र करें तो इनसे प्यार करने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं जनाब अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा छोटा भाई। और यकीनन PK 43 से बात करने से पहले मैं ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है रज़ाक साहब, क्योंकि आप सारी चीज़ों को बड़ा थॉरली देख रहे हैं और जमात इस्लामी के हवाले से भी मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन इस वक्त के इलेक्शन को कैसे ओवरसी कर रहे हैं बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सच्ची बात तो यह है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रही है। देखिए, ये कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स का, लेकिन कहाँ मैं कहता हूँ डेमोक्रेटिक राइट है कि एक पार्टी के आप पांव बांध दें या एक शख्स के पांव बांध दें और दूसरे खिलाड़ी को जो आप ओपन फील्ड दे दें तो ये मुकाबला तो ना हुआ, ये सिलेक्शन हो गई। तो मैं समझता हूँ इस वक्त PTI के साथ, इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। नो डाउट कि 18 में कुछ और हुआ था, इस पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हर दौर में इस्तेमाल करती है, लेकिन जिस तरह इस वक्त जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह एक बड़ी पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती है। उनको ओपन मौका मिलना चाहिए, उनको अपना निशान मिलना चाहिए था। निशान नहीं मिलना, अगर नहीं दिया तो अब उनके कैंडिडेट्स को खुला छोड़ना चाहिए और फिर ओपन मुकाबला हो। अवाम जिसको मैंडेट दे वो उसको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादतियां हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और माहौल ये नहीं है, इस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। उन व्यूवर्स के लिए बात जरूर करूंगा कि सियासी अखाड़े में जब एक मुकाबला करने वाला उतरता है तो वो हर चीज को बालाए ताक रख के उतरता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिल रखने वाले आज भी सियासी जमातें और मुखालिफ जमातों के हवाले से उनके हक में बात कर रहे हैं और ये बड़ी सदाकत और बड़ी सच्ची बात है। रिजाक साहब, जमात इस्लामी की बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, और मैं हमेशा रिलेट करता हूँ जो ट्रस्ट है, जो एक अंधा एतमाद है अलखिदमत के ऊपर लोगों का, वो जमात इस्लामी पर क्यों नहीं आ रहा? उसके क्या अगराज व मकासद है? क्या चीज़ें आप ने जब इसको पूरा डेफिनेटली जमात स्टडी करती है कि हमारी जो खिदमत खल्क हम जो कर रहे हैं लोगों से, हम चाहे वो कोई भी सानिया हो, कोई भी हादसा हो, हम जब उधर जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, जब वोट की तरफ आते हैं तो एतमाद नहीं किया जाता। देखिए तारिक, मैं आपको बताऊं, एक बात तो यह है कि बस ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की चंद जमातों में से वाहिद जमात है जो जिसका एक नजरिया है। बेशक, ठीक है। नजरिया क्या है कि हम इस्लामी निजामी हुकूमत चाहते हैं, और दूसरी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो डेमोक्रेट की जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की जमात है, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और भुट्टो खानदान की जमात है। अगर JUI को देख लें तो वो अब मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है। अगर PTI को देख लें तो इमरान खान को निकाल दें तो नफी है। लेकिन जमात इस्लामी ओनली जमात है कि जो एक डेमोक्रेटिक उसूलों पर कायम है, बाकायदा इलेक्शन होते हैं और उसका जो इलेक्टेड अमीर होता है वही उसका सबाब है। उसमें मैं भी बन सकता हूँ, कोई भी बन सकता है। इस तरह जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसका इतना बड़ा वसी और नेटवर्क है खिदमत खल्क का। आप हमारे यतीम खानों को देखें, आप हमारे जो बेवाओं और गरीबों की इमदाद को देख लें, आप हमारे हेल्थ सर्विसेज देखें, एम्बुलेंस सर्विसेज देख लें, आप हमारे मेडिकल सेंटर देख लें। अभी ये नहीं, सेप्टेम्बर के अंदर हमने करोड़ों रुपए का थैलेसीमिया सेंटर खोला है, ठीक है ना। हमारे एजुकेशन इदारे चल रहे हैं, हर किस्म की खिदमत खाल करते हैं। यानी सेप्टेम्बर के अंदर 300 से 400 यतीम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन जो है वो पढ़ा रही है और अपने पाँव पर खड़ा कर रही है। और पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क, सैलाब आता है, कोई जलजला आता है। अभी आप देखें कि फलस्तीन का मसला हुआ तो फलस्तीनी भाइयों के लिए अरबों रुपए की इमदाद जमात इस्लामी दे रही है। हमारे डॉक्टर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह जमात की जो क्यादत है वो भी करप्शन से पाक है। आप देखें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दयानतदार जमात और सादिर कमीन है और आज तक हमारे किसी ओहदेदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मैं समझता हूं यहां पर एस्टैब्लिशमेंट सच्ची बात है कंट्रोल करती है। एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी के गमले में अपना पौधा लगाती है, उसको उगाती है। वो पौधा अगर उसकी मर्जी के मुताबिक चलता रहा तो उसको छोड़ देती है, जो ही उस मर्जी के खिलाफ हटाओ तो उसको उठा के गमले से बाहर निकाल देती है, दूसरा पौधा लगा देती है। तो एस्टैब्लिशमेंट को मैं कहता हूं कि आप ओपन अवाम को मौका दें। एस्टैब्लिशमेंट हर तरह का इस्तेमाल करती है, फिर एस्टैब्लिशमेंट ही मीडिया को मैनिपुलेट करती है। मीडिया के जरिए एक आम शख्स को उठाती है, उसको हीरो बना के अवाम के सामने पेश करती है। जब उसको खराब करना हो तो उसको विलन बना के पेश करती है। इससे ये बात सामने आती है कि पब्लिक आपके साथ है, पब्लिक साथ है, सिस्टम जो है वो सिस्टम उसको उनको नहीं करता है। दूसरी बात, ये पैसे का बहुत बेजा इस्तेमाल है।
ठीक है। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो हदूद मुकर्रर की हुई है 20 लाख और 30 लाख रुपया, ठीक है। एक एक दिन ये जलसों में 20 और 30 लाख रुपया इकट्ठा लगाते हैं जलसों पे, और अवाम को जो है ना वो बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए कि उनकी ब्लैक मनी है। अब हलाल कमाने वाला पैसा उतना नहीं इस्तेमाल कर सकता। फिर ये तीसरा सेगमेंट ये लोगों की कमियत को उभारते हैं, मैं बासी हूं, मैं जदून हूं, मैं वान हूं, मैं कल्लाल हूं, मैं फलाना हूं, तो कमियत को भी उभारती है और उस लिहाज से लोगों को ब्लैकमेल करती है। तो हम नजरिए पे, कारकर्दगी पे, मेरिट पे लोगों से वोट मांगते हैं, अवाम को ये लोग उनके जहनों को तब्दील करते हैं। तो मैं कहता हूं ये फैक्टर हट जाए, लोग जिस तरह अपने सदका और ज़कात को अपनी जाती चीज समझ के जमात के वाले करते हैं, अगर वोट को भी उस तरह मानत समझ लें कि, क्योंकि अगर हमें कोई 1 लाख रुपए सदका देता है तो वोट तो 1 अरब रुपए की मानत है, ठीक है, तो वो 1 अरब अमानत हमारे वाले करते तो हम उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फैक्टर है हमारे रास्ते में। बड़ा क्लियर पैगाम है आवाम के लिए रज़ाक साहब का। रज़ाक साहब, मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि अभी इस वक्त हल्के के अंदर क्या पोजीशन है, कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आपकी अपनी जाती एक जो शख्सियत है वो बहुत मुतासिर कुन है, लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो इस वक्त क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त PK-43 के जो हमारे 3 रीजन पर मुश्तमिल है, यानी गलियात है, लौरा है और ये हमारा दमतोड़ और गली फुलरा है, बड़े बाशऊर सियासी लोग हैं गलियात का। आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत लोग समझते हैं और बाशऊर लोग हैं, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व भी होते हैं और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल चेंज है और लोग मेरी तरफ, जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट एबटाबाद से उनका कोई तल्लुक ही उस लिहाज से नहीं है। अच्छा, उनका आबाई इलाका तो एबटाबाद है, लेकिन उनके घर इस्लामाबाद में, उनकी रिहाइश इस्लामाबाद में है, उनके कारोबार मुल्क से अंदर और मुल्क के बाहर। एबटाबाद में सिर्फ इलेक्शन के मौके पर उन्होंने दफ्तर खोले हुए हैं। अच्छा, दूसरा उनके आगे फ्रंट मैन होते हैं जिसको असल आपके जमाने में टाउट बोलते हैं। अवाम की डायरेक्ट अप्रोच उन तक नहीं हो सकती, वो समझते हैं किसी अपने गांव के जो वडेरा है उसके थ्रू ही उनके पास जा सकते हो, तो मेरे पास आराम से आ सकते हैं। फिर इनके दरमियान ग्रुपिंग भी है। तो मैं समझता हूं कि अवाम अब समझ गई है कि कौन पिछले 35 साल उनकी खिदमत कर रहा है, कौन जिसका दफ्तर एबटाबाद में है, कौन है जिसका दफ्तर के दरवाजे खुले। मैं हर वक्त लोगों के अवेलेबल हूं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर पज़िराई भी मिल रही है, नौजवानों की बड़ी सपोर्ट मेरे साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी बड़े पैमाने पर गलियात के लोग, लौरा के लोग, दमतोड़ और गड़ी फुलगरा के लोग तराजू पर मोड़ लगाएंगे। ख्वाहिश और दुआ डेफिनेटली होती है हर कैंडिडेट की कि उसको कामयाबी हासिल हो। मैं ओवरऑल जो एक माइंड सेट है गलियात की, मैं खुसूसी तौर पे बात करूंगा, आप उस बेल्ट से हैं, बहुत बड़ा एक इलाका है, तो हमेशा हमें वहां पे देखा है कि जो लोग आपस में बढ़ जाते हैं उससे कोई खातर ख्वाह ना कामयाबी कोई कैंडिडेट हासिल कर सकता है और ना ही फिर इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर काम हो सकता है। तो गलियात की आवाम के लिए खास तौर पर क्या ऐसा पैगाम है जो उनको यूनाइट करे और कोई ऐसा सिलसिला हो कि हमारा ये जो पॉइंट गलियात का है टूरिज्म के हिसाब से पूरी दुनिया में माना जाना जाता है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता कि एक किसी चेहरे को, एक मजबूत बंदे को ये लाएं कि जो कल को इनके टूरिज्म के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर बेहतरीन काम करे? जी बिल्कुल तारिक, बिल्कुल आपने सही बात किया। एक बात तो यह है कि जो गलियात है पूरी, जो बाड़िया से नीचे का एबटाबाद तक का इलाका है, उसमें मैं सबसे पहले काम करने वाला, सबसे पुराना और एक्सपीरियंस इनका भाई हूँ, जो इलेक्शन में इनके सामने हूँ। और मुझे जानते हैं कि मैं 35 साल से अपनी जमानत तलबिल में आज तक मैं खिदमत कर रहा हूँ। और जब भी गलियात के अंदर कोई मसला हुआ, टूरिज्म का मसला हुआ, गलियात के अंदर भर्तियों का मसला हुआ, एजुकेशन का मसला हुआ, किसी किस्म का मसला हुआ, फ्रंट लाइन पर मैं होता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरे मुकाबले के जो बड़े कैंडिडेट है दो, वो दोनों का तल्लुक एबटाबाद से नहीं है, इस साइड से नहीं है। उनका आबाई डिस्ट्रिक्ट तो मैं पहले कह चुका हूं एबटाबाद है, लेकिन वो रहते इस्लामाबाद में, उनकी घर इस्लामाबाद में, सब कुछ इस्लामाबाद में। तो मैं समझता हूं कि गलियात के लोग, लौरा के लोग, ये लोग इंशाल्लाह इस दफा अपने भाई अब्दुर्रज़्ज़ाक को मौका देंगे। मुझे अगर मौका मिल गया, सबसे पहली बात तो मैं हमेशा ये करता हूं कि मैं जिस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत है, जो असल चीज है। यानी सूदी मैशत की वजह से मुल्क तबाह है, तो ये इस्लामी निज़ाम हुकूमतों का सूदी मैशत खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो जाएगी और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी और मुल्क में बरकत पैदा हो जाएगी। मेरी दूसरी तरजीह जो है वो एजुकेशन है। गलियात के लोग, लौरा के लोग बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन तालीमी इदारे वहां पर नहीं है, ना तो गर्ल्स कॉलेजेस है और जो बॉय कॉलेजेस हैं वो भी, उनके अंदर वो मयार नहीं है। इस तरह स्कूलों के अंदर मयार नहीं है और स्कूलों के अंदर साथ की कमी है, फर्नीचर की कमी है और लोगों के अप्रोचेबल नहीं है। तो इन चीजों को भी मैं बेहतर करूंगा, लेकिन मेरा अहम तरजीह जो है कि मैं गलियात के अंदर और लौरा के अंदर कैडेट कॉलेज कायम करूंगा। कैडेट कॉलेज बनेंगे इंशाल्लाह, तो फिर वो उनसे अच्छे लोग निकलेंगे और बच्चे बड़ी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी मेरी जो तरजीह है वो सेहत के वाले से है। आप देखेंगे एबटाबाद के अंदर बहुत बोझ है अस्पतालों के ऊपर है, तो गलियात के अंदर के जदीद तरीन हॉस्पिटल होना चाहिए, लौरा के अंदर हॉस्पिटल होना चाहिए, BHU। आप पैर भी हैरान होंगे, बाखुदा में जाते हूँ तो BHU देखता हूँ वहां पर भैंसे या गाय बांधी होती है, गोबर रखा होता है, घास रखा होता है।
डॉक्टर्स तनख्वाहें ले रहे होते हैं लेकिन वहां पर ड्यूटी पे मौजूद नहीं होते, तो उनको ड्यूटी पे लगाना, उनको अपग्रेड करना ताकि लोगों को नजदीक लोगों को उनको सेहत की सहूलियात मैसर हो। मेरी तीसरी तरजीह है वो नौजवानों का रोजगार का बड़ा मसला है। देखिए हमारे गलियात के अंदर बाहर से आगे लोग भर्ती हो जाते हैं, यानी पिछले 1.5 साल पहले कोई 42 लोग भर्ती हुए, एक लड़का भी गलियात का भर्ती नहीं हुआ, सारे बाहर से भर्ती हो गए। और यही हालत बाद में 1-1-2-2 महकमे में हुआ था, और महकमों में होते हैं, जितने सरकारी दफातर हमारे गलियात के अंदर गेस्ट हाउसेज है, रेस्ट हाउसेज है, उनमें बाहर से आगे लोग भर्ती होते हैं। तो मेरा वादा है इंशाल्लाह कि मैं किसी को बाहर से बंदे आकर नहीं भर्ती होने दूंगा, गलियात के लोग ही उसमें भर्ती होंगे, लौरा के लोग ही भर्ती होंगे। तो इसके अलावा मेरा प्रोग्राम है टेक्निकल एजुकेशन देना, ताकि नौजवान ये जो मौजूदा निजाम तालीम से जो लड़के निकलते हैं उनको पाकिस्तान के अंदर भी रोजगार नहीं मिलता, तो टेक्निकल एजुकेशन के इदारे बनाऊंगा और जो जदीद दौर की जरूरत है उसके मुताबिक, ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवानों को रोजगार मिले और मुल्क से बाहर भी उनकी डिमांड बहुत है, उनको जाके कम पैसों में या बिल्कुल फ्रीली उनको बाहर मुल्क में जॉब मिले। तो नौजवान, इस तरह ग्राउंड्स नहीं है हमारे इलाके में, ठीक है, खेलने के ग्राउंड्स नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, ये नौजवानों की जरूरत है। तो नौजवानों की ये तरजीह है मेरी कि नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करना, उनके लिए खेलों का बंदोबस्त करना, उनके लिए इंडोर जो कम्युनिटी सेंटर्स है वो बना के, ताकि उनको सहूलियत हो। और उसके फिर आगे डेवलपमेंट आती है। आप देखें कितना बड़ा इलाका है, रोड हमारे तबाह बर्बाद है, पानी के लिए तरस रहे। मेरे मुकाबले में कैंडिडेट है, सेनेटर भी रहा है, MPA भी रहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम भी रहा है। बाखुदा उसके इलाके में मैं गया हूँ, हर तरफ लोग पानी के लिए रो रहे थे, हमें अब्बासी साहब एक हैंड पंप दे दें अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ। अच्छा। वहां पर कोई गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, 9वीं 10वीं में लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठ के पढ़ती हैं और इकट्ठे एग्जाम दे रहे हैं। आप तो सबर करें कितनी शर्म के मुकाम है हमारा कि 9वीं 10वीं की बच्चियां हमारी जवान हो जाती हैं, लेकिन ये वहां पर स्कूल नहीं दे सके, अस्पतालों की बुरी हालत है। तो इन चीजों को मैं तब्दील करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे जरूरत है अवाम की सपोर्ट। मुझे जानते हैं, मैं इसलिए दरखास्त गलियात के लोगों से, लौरा के लोगों से, गड़ी प्रोग्राम दमदौड़ कहता हूं कि एक दफा मुझे भी तो आजमाओ, जिस तरह आप सदका और ज़कात के लिए जमात इस्लामी पे एतमाद कर दें, वोट देख के भी हमें आजमाए, इंशाल्लाह हम आपकी तौक़ुआत पर पूरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। बात बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे सवालात हैं, लेकिन मकसद आज अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब के इंटरव्यू का आप तक ये पैगाम इसलिए पहुंचाना था कि हाथ एक तरफ से अगर इस तरह है तो दूसरी तरफ से इस तरह है। अगर आप अंधा एतमाद अगर करते हैं अल-खिदमत पर, तो जमात इस्लामी वो जमात है कि जिसको आपने ना चुना है और ना उसको आजमाया है। तो आज मेरे ख्याल से जो पैगाम अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब ने आपको दिया, और मैं स्पेशली 43 की बात करूंगा, 43 की बात करूंगा, यूनिटी दिखानी होगी। नहीं तो इस तरह अगर तीतर और बटेर की हमने जिंदगी गुजारनी है तो आपको शायद अपनी आंखों से वो काला धुंधला कपड़ा हटाना होगा कि ये जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है, ये आपको हर उस मसले के अंदर जो आपका नहीं बल्कि एबटाबाद का मसला होता है, हमारे शहर का कोई ऐसी कॉज आ जाती है, कोई बहुत बड़ा ऐसा यहाँ पे सानिया हो जाता है, आपके हक की आवाज जब उठानी होती है, तो चौक और चौराहों में और फुआरा चौक में हमें रज़ाक अब्बासी साहब और कुछ चंद ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो बड़े नाम नहीं है, जो सरमायादार नहीं है, जो आम सादे और शरीफ लोग हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपको शायद कभी आपके हक की आवाज उठाते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, आप लोग जरूर इलेक्शन के दिनों में उनके साथ नजर आते हैं। तो आपको एहसास होना चाहिए कि इलेक्शन और इलेक्शन से पहले आपका हमदर्द, आपका साथी, आपका भाई और दोस्त कौन था, इसका फैसला नहीं करेंगे तो शायद ये डिवाइड एंड रूल की जो गोरे की पॉलिसी है, इसमें हम सारी जिंदगी गुजार चुके हैं और आने वाली नस्लों को भी उसमें धकेल देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले किसी मेहमान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।